हाय स्टूडेंट्स। मानसून की थोड़ी सी जानकारी ली ऊपर ऊपर की हमने कल। आज मानसून का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम शीत ऋतु के मानसून की बात करेंगे। शीत ऋतु का मानसून। शीत ऋतु में भारत में दो जगह बारिश होती है, एक पहाड़ी क्षेत्र और उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, बिहार तक चली जाती है। पहाड़ी क्षेत्र में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इनमें बरसात होती है। एक बरसात होती है उत्तरी पूर्वी मानसून से तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर। यह तमिलनाडु का कोरोमंडल तट है। तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है। यहां बारिश होती है। शीत ऋतु में दो जगह बारिश होती है। ऊपर से जो बारिश हो रही दिखाई दे रही है आपको उत्तर दिशा में, उत्तरी मैदान पर या उत्तरी मैदान में या पहाड़ी क्षेत्र। सबसे पहले इस मानसून की हम चर्चा करेंगे आज विस्तार से। यह पछुआ मानसून है, पश्चिमी विक्षोभ के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी विक्षोभ के नाम से जाना जाता है। यह मानसून कैसे भारत में आता है? हमारे धरातल से 6 किलोमीटर से 12 किलोमीटर के बीच, यह हमारा धरातल, इससे 6 किलोमीटर से 12 किलोमीटर तेज हवाएं चलती हैं। कहां? हिमालय के उत्तर में। कहां? आप जानते हैं यहां मध्य एशिया, तिब्बत, चीन, इनमें धरातल से लगभग 6 से 12 किलोमीटर यानी 600 मीटर से 1200 मीटर के बीच बहुत तेज हवाएं चलती हैं, जिन्हें जेट धाराएं बोलते हैं, जेट स्ट्रीम। कौन सी धाराएं बोलते हैं? जेट स्ट्रीम। आप जानते हैं सूर्य, ये विषुवत रेखा, सूर्य कभी दक्षिणायन रहता है तो कभी उत्तरायण होता है, कभी दक्षिणायन कभी उत्तरायण। जेट स्ट्रीम की जो धाराएं चलती हैं वो सूर्य के अनुसार चलती है। जब सूर्य कर्क रेखा पर चमकता है, सीधा कर्क रेखा के ऊपर चमकता है, तो जेट स्ट्रीम की धाराएं किस हद पर ऊपर हो जाती हैं, उत्तर में चली जाती हैं, मध्य एशिया, तिब्बत और चीन में रहती है। लेकिन जैसे ही सूर्य दक्षिणायन मकर रेखा के ऊपर सीधा चमकता है तो जेट स्ट्रीम की ये धाराएं भी नीचे खिसक आती हैं। पहले सीधी बहती हैं, लेकिन जैसे ये नीचे आती है बीच में हिमालय आ जाता है। आप जानते हैं हिमालय की सभी चोटियां कितनी ऊंचाई से कितनी ऊंची हैं? 6000 मीटर से ऊपर है। इसलिए जेट स्ट्रीम को ये दो भागों में चोटियां विभाजित कर देती हैं। एक धारा चली जाती है उत्तर में, मध्य एशिया, तिब्बत और चीन में चली जाती है। एक धारा इसमें से कटकर भारत में आ जाती है। ये जेट स्ट्रीम की हवाएं ही इस मानसून को लेकर आती हैं। ये मानसून कौन सा है? पश्चिमी विक्षोभ किस मानसून को कहा जाता है? भारत के पश्चिम में यूरोप के नीचे भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर में शीतोष्ण चक्रवात आता है। शीतोष्ण चक्रवात, जब भूमध्य सागर में चक्रवात उठता है तो जेट स्ट्रीम की धारा हवाएं जो आती हैं वो इस चक्रवात में से नमी ले लेती हैं। आप जानते हैं विश्व मानचित्र में
यहां भूमध्य सागर है, यहां काला सागर है, यहां कैस्पियन सागर है। जेट स्ट्रीम की धाराएं यहां से नमी लेती हैं और शीत ऋतु में, क्योंकि शीत ऋतु में ये भारत में प्रवेश करते हैं, बाकी ऋतु में तो आप जानते हैं ग्रीष्म ऋतु में जैसे सूर्य उत्तरायण होता है ये धाराएं उत्तर की तरफ चली जाती हैं, लेकिन शीत ऋतु में सूर्य दक्षिणायन रहता है तो ये धाराएं भी नीचे खिसक आती हैं, उत्तर की तरफ दक्षिण की तरफ आ जाती हैं, जिससे शीत ऋतु में भारत में ये धाराएं अपने साथ नमी लेकर आती हैं और वर्षा करती हैं। यहां पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और अगर गहरी नमी है तो पश्चिमी बिहार तक ये वर्षा करते हैं। यहां कब आती है ये पश्चिमी विक्षोभ? ये आती है रबी की फसल के समय। रबी की फसल में कौन कौन सी फसलें आती हैं आप जानते हैं? गेहूं 2 अक्षर का शब्द है, बाजरा 3 अक्षर का शब्द है, रबी 2 अक्षर की है, बाजरा 3 का है, तो खरीफ 3 अक्षर की है। इससे आपको ट्रिक याद रहेगी, गेहूं 2 अक्षर, रबी 2 अक्षर, यानी गेहूं की फसल के समय जितनी भी फसल होती हैं उनको रबी की फसल कहा जाता है। खरीफ 3 अक्षर, बाजरा 3 अक्षर। खरीफ बाजरा के समय जितनी भी फसल होती है उन सभी फसलों को खरीफ की फसल कहा जाता है। तो रबी की फसल में यह वर्षा बहुत लाभदायक होती है। गेहूं की फसल आप जानते हैं ये उत्तरी मैदान है, यहां पर सबसे ज्यादा गेहूं बोया जाता है, तो गेहूं के लिए ये वर्षा वरदान है। यहां स्थानीय भाषा में इसे मावट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मावट कहा जाता है। मैंने कल भी बताया था आपको। ये शीतोष्ण चक्रवात जब यहां तक आता है, भारत में प्रवेश करता है, तब इसको किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी विक्षोभ के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी विक्षोभ धरातल में, अब आप जानते नीचे का मंडल क्षोभ मंडल के ऊपरी हिस्से में 6 से 12 किलोमीटर के मध्य तेज हवाएं चलती हैं, जिनको जेट स्ट्रीम कहते हैं। जब सूर्य दक्षिण की तरफ चला जाता है, यहाँ भारत में शीत ऋतु हो जाती है, तब ये जेट स्ट्रीम नीचे भारत की तरफ खिसक आता है, जिससे 2 धाराओं में बढ़ जाता है। सूर्य उत्तरायण होता है तो ये जेट स्ट्रीम उत्तर की तरफ खिसक जाता है और भारत में वर्षा नहीं होती है। भारत में शीतकाल में इस पहाड़ी प्रदेश में और मैदानी प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है। समझ में आ गया होगा। यहां जो हिमालय की चोटियां हैं, इन चोटियों पर वर्षा होती है बर्फ के रूप में। बर्फ के रूप में वर्षा होती है। यही वर्षा फिर ग्लेशियरों में जम जाती है और जैसे ही गर्मी पड़ती है, सूर्य उत्तरायण आता है, सूर्य का प्रकाश जब हिमालय की पहाड़ियों पर पड़ता है तो इन ग्लेशियरों का पानी धीरे धीरे रिसकर बूंदों के रूप में निकलकर या ये बर्फ पिघलकर नदियों द्वारा बहने लगती है। इसीलिए ये नदियां 12मासी नदियां होती हैं। ये पश्चिमी विक्षोभ वाला मानसून आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा मानसून भारत में आता है, वो है इधर उत्तर इधर पूर्व। कौन सा मानसून है? उत्तरी पूर्वी मानसून। उत्तरी पूर्वी मानसून भारत में वर्षा सिर्फ एक ही जगह करता है। कहां पर? तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर। क्यों करता है, क्या कारण है, ये हवाएं कहां से आती हैं, इनकी चर्चा हम करेंगे यहां। सबसे पहले मैं इन हवाओं के बारे में बता दूं। वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तब विश्व के मानसूनी तंत्र को पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी भारत में थोड़ी सी जानकारी यहां दे देता हूं। ये रेखा हम मान लेते हैं 35 डिग्री सेल्सियस, नीचे वाली भी 35 डिग्री सेल्सियस, क्या 35 डिग्री अक्षांश, उत्तरी अक्षांश दक्षिणी अक्षांश। आप जानते हैं सूर्य की किरणें सबसे ज्यादा किस रेखा पर चमकती हैं? 0 डिग्री रेखा पर, या हम कह सकते हैं विषुवत रेखा पर या भूमध्य रेखा पर। क्योंकि सर्दियां जब हमारे होती हैं तब ऑस्ट्रेलिया में बहुत गर्मी होती है। दिसंबर के महीने में ऑस्ट्रेलिया में गर्मी होती है और हमारे यहाँ सर्दी होती है। और जब हमारे अब यहाँ गर्मी हो रही है तो ऑस्ट्रेलिया में बहुत सर्दी है, ठंड है। कारण क्या है? सूर्य वर्तमान में कौन सी रेखा पर चमक रहा है? उत्तर, क्योंकि जून का महीना चल रहा है तो उत्तरी रेखा पर, जिसका नाम क्या है? कर्क रेखा। अब बता दूं मैं आपको, जहां अधिक गर्मी रहती है,
जहां बहुत अधिक धूप गिरती है वहां वायु ऊपर की तरफ उठती है। मान लीजिए यह धरातल है, यह 0 डिग्री रेखा है, यह 35 डिग्री रेखा है, यह 35 डिग्री रेखा है। यहां पर हवा ऊपर की तरफ उठ जाती है, यानी ये स्थान क्या हो जाता है, खाली हो जाता है, यहां हवा नहीं रहती। और आप जानते हैं प्रकृति का नियम कि जो जगह खाली होती है प्रकृति में उसे कोई ना कोई भरने के लिए आ जाता है, प्रकृति में कोई ना कोई उसको भरने के लिए आ जाता है। अब यहां हवा खत्म हो गई तो उत्तरी अक्षांश से भी हवा आएगी और दक्षिणी अक्षांश से भी हवा आएगी, अर्थात हवाएं चलेंगी ऐसे, उत्तर से आने वाली हवाएं दाईं तरफ मुड़ जाएंगी और दक्षिण से आने वाली हवाएं बाईं तरफ मुड़ जाएंगी। हवाएं ऐसे चलेंगी। अब ये हवाएं जो चल रही हैं इसे भरने के लिए जैसे यहां चलती हैं यहां से ऊपर उठ जाती हैं, ये हवाएं भी बदलती रहती हैं। जैसे अब कर्क रेखा पर चमक रहा है सूर्य सीधे, तो कर्क रेखा मतलब 23.5 डिग्री, इधर से और इधर से, इधर 35 डिग्री या हम कहेंगे 10 डिग्री और इधर 43 डिग्री से नीचे की तरफ, ये दक्षिणी हिस्सा है, 43 डिग्री से हवा चल रही है, इधर 10 डिग्री से हवा चल रही है, 23 डिग्री को भर रही है, 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कर्क रेखा को। जहां धूप ज्यादा गिरती है वहीं से हवाएं चलती है। अब आप जानते हैं गर्मियों का मौसम, सर्दी का मौसम होता है, सर्दी भारत जो सूर्य है वो किस रेखा पर चमकेगा सर्दियों में, मकर रेखा पर। तो ये हवाएं मकर रेखा से रवाना हो जाएंगी, मकर रेखा की तरफ आने लग जाएंगी, अर्थात हवाएं चलेंगी ऐसे, और नीचे से आने वाली हवाएं ऐसे। तो भारत में हवाएं किधर से चल रही हैं, ऊपर से नीचे, अर्थात उत्तर से पूर्व की तरफ से ऐसे चलेंगी हवाएं। अब ये हवाएं रिक्त स्थान को भरने के लिए अर्थात निम्न वायुदाब की तरफ उच्च वायुदाब से हवाएं चलेंगी, उधर उच्च वायुदाब बन गया, इधर निम्न वायुदाब बन गया, हवाएं ऐसे चलेंगी, ऐसे चलेंगी। तो ये जो क्षेत्र है भारत के उत्तर में पूरा का पूरा स्थल खंड है, यहां जल नहीं है, पानी नहीं है, इसलिए स्थल खंड पर से आती हुई हवाएं अपने साथ नमी नहीं ला सकती। वर्षा वही हवाएं करती है जो समुद्र के ऊपर से बहकर आती हैं, क्योंकि समुद्र में वाष्पीकरण होता रहता है और हवाएं अपने साथ क्या ले लेती है, वाष्प को ले लेती हैं, जल कणों को ले लेती हैं, ऊपर उठती हैं, बादल बनते हैं और फिर वर्षा होती है। लेकिन स्थल खंड से आ रही है तो वैसे ही सूखी है, सूखे क्षेत्र में से कहां से हवा अपने साथ नमी लेगी, इसलिए इस हवा में क्या नहीं रहती है, नमी नहीं रहती है। तो ये हवाएं भारत में कहीं भी वर्षा नहीं कर पाती हैं। कारण क्या है, क्योंकि इनमें नमी नहीं रहती है, हवाओं के साथ बादल नहीं होते हैं और ये वर्षा सर्दियों में नहीं कर पाती है। लेकिन कुछ हवाएं हैं जो इधर से आती हैं, बंगाल की खाड़ी, यहां पर कौन सा प्रदेश है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरती हैं, तो बंगाल की खाड़ी में से ये अपने साथ क्या ले लेती हैं, नमी ले लेती हैं और ये हवाएं जाकर कोरोमंडल तक या पूर्वी घाट पर्वत से टकराती है, पूर्वी घाट पर्वत से टकराकर यहाँ बहुत जबरदस्त वर्षा करती है। शीत ऋतु में यहाँ बहुत वर्षा होती है। मैंने आपको एक नदी पढ़ाई थी, कावेरी नदी, जिसके 2 स्रोत थे जल के, एक तो पश्चिमी घाट पर होने वाली वर्षा और एक पूर्वी घाट पर होने वाली वर्षा। दोनों स्रोतों के कारण सर्दियों में भी उसमें पानी रहता है और गर्मियों में भी उस नदी में क्या रहता है, पानी रहता है, इसलिए वो बारहमासी नदी के रूप में है। तो ये यहां पर आकर जबरदस्त वर्षा करती है, किस तट पर, कोरोमंडल तट पर। पता हो गया। जो 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री यानी 35 डिग्री इधर और 35 डिग्री इधर, यहां मान लिया कि हमने क्या है, 0 डिग्री है। 0 डिग्री क्षेत्र को कहा जाता है ITCZ, ITCZ मतलब इंटरट्रॉपिकल कन्वर्सन जोन, अंग्रेजी में कहेंगे इंडियन ट्रॉपिकल कन्वर्सन जोन, हिंदी में कहेंगे अंतर उष्ण
कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, अभिसरण क्षेत्र कहेंगे। अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र बन जाता है, जहां से हवाएं ऊपर उठती हैं, उस क्षेत्र को कहा जाता है ITCZ। उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ITCZ, अर्थात इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्सन जोन, अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहा जाता है। यहां बन जाता है ये, यहां से हवाएं ऊपर की तरफ उठने लगती है, खाली स्थान हो जाता है तो दूसरी तरफ से हवाएं आकर भरने लगती हैं, यह हवाएं ऐसे आकर भरती है। समझ में आ गया होगा किस प्रकार से उत्तरी पूर्वी मानसून, यहां कौन सी दिशा है? उत्तर, यहां कौन सी दिशा है? पूरब। उत्तरी पूर्वी मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून से आने वाली हवाएं भारत में कहीं वर्षा नहीं करती, केवल एक जगह वर्षा करती है, क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी से नमी ले लेती हैं और कोरोमंडल तट पर वर्षा करती हैं। धन्यवाद। बंद करिए। एक